हेलो दोस्तों, मैं एम के एस मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन फार्मर 13 पर आपका स्वागत है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में एमएसपी का जिक्र किया था, इसलिए आइए हम एमएसपी को समझते हैं और कुछ एमएसपी के फैक्ट्स भी जानने की कोशिश करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। एमएसपी क्या होता है? एमएसपी की फुल फॉर्म मिनिमम सपोर्ट प्राइस होती है, जबकि हिंदी भाषा में इसे न्यूनतम समर्थन मूल्य भी कहते हैं। सरकार द्वारा एमएसपी की घोषणा फसलों की बुवाई से ठीक पहले की जाती है। इससे उस वर्ष फसल का उत्पादन अधिक या कम होने पर किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। उस समय के भारत सरकार के सचिव पद पर रहे वी शिवरामन ने 19 अक्टूबर 1965 को इस पर अंतिम मोहर लगाई थी, जिसके बाद 1966 से 67 में पहली बार गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की घोषणा की गई थी। पहली बार गेहूं का मूल्य 54 रुपये पर कुंटल रखा गया था, जिसके बाद से प्रत्येक वर्ष सरकारों ने फसलों हेतु एमएसपी की घोषणा के साथ शुरुआत की गई थी। इसके लिए कोई कानूनी या वैधानिक समर्थन नहीं है और देश के कई हिस्सों में किसानों द्वारा विरोध चल रहा है। किसानों द्वारा प्रोटेस्ट अभी भी लगातार जारी है, जिसके पीछे का एक मुख्य कारण यह भी है कि एमएसपी अभी तक देश में कानूनी तौर पर नहीं लाया गया है। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि अगर सरकारें किसान की फसल को एमएसपी पर खरीदने से इनकार करती हैं तो किसान अपना हक सरकार के खिलाफ नहीं मांग सकता है और न ही किसी भी कोर्ट में इस याचिका को दायर कर सकता है। अगर एमएसपी को हम गांव की भाषा में समझें तो जैसे गांव में नेवियां लगती हैं कि नेवी पर इस बार मूल्य ये रहा, इस बार मूल्य ये रहा, हम नेवी पर बेचेंगे। तो यही एमएसपी होता है, जो कि सरकार के द्वारा ये एफसीआई के गोदाम होते हैं। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित की जाती है। और सरकारें इतना एमएसपी से क्यों कतराती हैं, ये भी जानने की बात है। इसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आज तक देश में एमएसपी को कानूनी तौर पर क्यों नहीं लागू किया गया है पूरे देश में। क्यों एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही एमएसपी पर किसानों की फसलों को परचेज किया जाएगा। और ये जो एफसीआई के गोदाम होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, जहां लिमिटेड स्टॉक्स ही हो सकता है। और जहां का सबसे अधिक फ़ायदा हरियाणा और पंजाब के किसान सबसे अधिक उठाते हैं, उसके बाद यूपी के थोड़ा बहुत उठाते हैं। सरकार अगर सच में किसानों की आय को दोगुना करना चाहती है तो एमएसपी को एज ए कानूनी तौर पर पूरे देश में ही लागू करना होगा, जिससे कि एफसीआई, मंडी और किसी भी व्यापारी को अगर किसान अपनी फसल को बेचता है तो इस एमएसपी से नीचे किसान की फसल को नहीं खरीदा जाएगा। उस एक एमएसपी के दायरे में ही किसान की फसल को खरीदा जाएगा, क्योंकि जिस वक्त किसान अपनी फसल बोता है उस वक्त अनाज का रेट कुछ और होता है, लेकिन जिस वक्त काटता है उस वक्त अनाज का रेट बहुत कुछ हद तक गिर जाता है। जैसे कि बोने के टाइम पर 25 या 30 रुपये किलो गेहूँ होता है और जिस वक्त उसे काटता है फसल उस वक्त बहुत कुछ डाउन आ जाता है, 15, 16 या 20 रुपये किलो तक रह जाता है। अगर सरकार एमएसपी को कानूनी तौर पर देश में लाना चाहती है तो सरकार के ऊपर से एक बहुत बड़ा बोझ हट जाएगा और किसान की सिरदर्दी भी कम हो जाएगी, क्योंकि एफसीआई गोदाम में लिमिटेड स्टॉक ही होते हैं और जब यहाँ स्टोरेज फुल हो जाता है तो किसान की फसलों को एफसीआई खरीदने से मना कर देती है कि गोदाम फुल हो गए या बोरी या पैकेट नहीं है। इस प्रकार की बातें करते हैं और इसके बाद किसान अपनी फसल मंडियों में बेचता है, जहाँ एमएसपी पर अनाज की खरीद नहीं होती है और किसानों को नुकसान भुगतना पड़ जाता है। फिर किसान अपने नसीब पर निर्भर हो जाता है कि यही नसीब में था और वो मिल गया। यहाँ सरकार अपने वोट बैंक देखती है कि अगर पूरे देश में एमएसपी लागू कर दिया गया तो जनता नाखुश न हो जाए और एक महंगाई आ जाएगी। इस प्रकार के देश की राजनीतियों का किसान शिकार होता आया है और किसी को भी महंगाई का सामना ना करना पड़े, चाहे किसान भूखा मरे या आत्महत्या करे, इससे किसी भी प्रकार का बोझ नहीं पड़ता है। यहाँ सरकार कहती है कि एमएसपी पर जब सरकार किसानों का अनाज खरीदती है तो सरकार पर यह डायरेक्टली बहुत बड़ा बोझ पड़ता है। बोझ इसलिए पड़ता है कि सरकार अपने अनाज को एफसीआई गोदामों में पहले स्टोर करती है, उसके बाद राशन कार्डों पर इसे 2 रुपये किलो में गेहूँ और 4 रुपये किलो में चावल बेचती है बीपीएल कार्ड वालों को।
यह भी उनका कहना सही है कि जब 25 रुपये किलो में सरकार एमएसपी पर या 20 रुपये किलो में सरकार एमएसपी पर अनाज किसानों से खरीदती है, वहीं बीपीएल कार्ड वालों को 2 रुपये किलो 4 रुपये किलो में वो बेचती है, तो डायरेक्टली सरकार को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। यह भी सरकार की जिम्मेदारी बन गई है कि उसे 2 रुपये किलो में गेहूं और 4 रुपये किलो में चावल देना ही पड़ेगा, क्योंकि 2013 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस की सरकार को यह अनुभव हो गया था कि जो अगली आने वाली सरकार है वो कांग्रेस की नहीं होगी, तो उन्होंने एक वोटरों को रिझाने के लिए एक दाव चला और इस दाव के अंतर्गत उन्होंने एक एक्ट लाए। उस एक्ट का नाम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 था। इस एक्ट के अंतर्गत गांव की 75% जनसंख्या को सरकार हाईली सब्सिडी पर यह अनाज प्रदान करेगी और वहीं शहरों में 50% जनसंख्या को इसी हाईली सब्सिडी पर शहरों में प्रदान करेगी। तो ये बहुत बड़ा एक बोझ सा बन गया था कि जहां एफसीआई के अंतर्गत एमएसपी पर किसानों की फसल को खरीदा जाएगा और वही एफसीआई के गोदाम से उसी अनाज को गवर्नमेंट 2013 के इस एक्ट के अंतर्गत यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत 2 रुपये किलो में गेहूं और 4 रुपये किलो में चावल पब्लिक को प्रोवाइड कराया जाएगा सरकार की तरफ से, यानी सेंट्रल के द्वारा ये प्रोवाइड कराया जाता है। किस प्रकार की कालाबाजारी या घोटाला एमएसपी के नाम पर एफसीआई के अधिकारियों के द्वारा किया जाता है, आइए इसको भी समझते हैं। जब किसान अपने अनाज को एफसीआई गोदामों में बेचने के लिए एमएसपी पर लेकर जाता है, एमएसपी पर इसलिए बेचने जाता है जब मंडियों के भाव गिर जाते हैं तो किसान फिर एमएसपी यानी एफसीआई के गोदाम में अपनी फसल को बेचने के लिए लेके जाता है। लेकिन वहाँ के अधिकारी जब मंडियों भाव कम होता है तो वहाँ के अधिकारी एक गेम खेलते हैं कि वो बोलते हैं कि यहाँ बोरे नहीं है, पैकेट ख़त्म हो गए हैं या स्टॉक फुल हो गया है, अब नहीं यहाँ परचेज़ किया जा रहा। ये भी इसलिए बोल देते हैं क्योंकि ये कोई कानूनी तौर पे तो है नहीं एमएसपी, तो इसलिए वो बोल देते हैं, इसका फ़ायदा वो उठा लेते हैं। और वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता कि बोरे नहीं हैं या गोदाम फुल हो गया है, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन अब वहाँ से किसान जब लौट के आएगा कि भाई बोरा ख़त्म हो गया, तो मंडी में अपनी मजदूर में बेचता है क्योंकि किसान के पास इतना स्टॉक नहीं होता है कि वो चलो अभी बोरे ख़त्म हो गए 10-20 दिन रोक लें। उसे आज अगर ज़रूरत है तो वो बेचेगा और वो नुकसान पे भी बेच देता है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, क्योंकि फ़र्क तो उस पर पड़ता है लेकिन उसकी आदत में आ गया है कि उसे दुख सुख पता नहीं चलता क्या होता है। तो वहाँ क्या करता है, वो जब मंडी में आता है, मंडी में उसे अपनी फसल को बेच देता है। वो फसल बहुत ही कम दामों पे बिकती है, यानी 20 रुपये किलो का अगर एमएसपी पर रेट है तो वहाँ 15 या 16 बिकेगा। यहीं एफसीआई गोदामों के जो दल्ले होते हैं वो मंडी में पहुँच जाते हैं और जैसे मंडी का व्यापारी 16 रुपये किलो अगर गेहूँ उनसे खरीदता है या 15 या 14 रुपये किलो गेहूँ उनसे खरीदता है किसान की मजदूरी पर, क्योंकि मंडी का जब डिमांड कम हो जाती है तो रेट भी कम हो जाते हैं। तो वहाँ से व्यापारी खरीद लेगा 15 रुपये किलो में, तो वहाँ एफसीआई का दल्ला आएगा और दल्ला उसे 16 रुपये किलो या 70 रुपये किलो में वहाँ से खरीद के एफसीआई गोदाम में स्टॉक कर देगा और ये अधिकारी लोग उसे किसानों के द्वारा खरीदी हुई फसल दिखा देंगे जो कि 21 रुपये किलो या 20 रुपये किलो में सरकार के द्वारा इसका पेमेंट आता है। यहाँ 3 या 4 या 5 रुपये का डायरेक्टली जो फ़ायदा हुआ वो एफसीआई के अधिकारियों को हो गया, क्योंकि उन्होंने वहाँ से खरीदी और उसे किसानों का प्रोडक्ट दिखा देंगे। तो इस प्रकार का कालाबाजारी होती है, किसानों से खरीदा नहीं जाता है, किसान के लिए जो चीज़ बनाई गई है वो किसानों के लिए नहीं हो पाती है और अधिकारी इसका फ़ायदा ले जाते हैं, क्योंकि ये देश जो भ्रष्ट चल रहा है अब तक वो अधिकारियों की वजह से चल रहा है। नीतियाँ नेताओं की गलत हैं इसलिए देश पीछे है, लेकिन अगर थोड़ी बहुत नीतियाँ भी सही हैं तो यहाँ अधिकारी इतना घोटाले करते हैं कि ये जब भी चौक पाते हैं ना तो इनके दिमाग में होता है कि इसके ऊपर का धंधा इसमें कितना है। तो इस प्रकार की हमें सारी समस्या हटानी होंगी, क्योंकि जब सब जगह से ये कालाबाजारी और रिश्वतखोरी हटेगी तो देश का तभी विकास हो पाएगा। और इन्हीं सभी के चलते हुए मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि सरकार को कठोर से कठोर कदम उठाने चाहिए रिश्वतखोरी और कालाबाजारी करने वाले लोगों के खिलाफ, और ऐसे नियम बनाए जिससे अगर जनता रूठती है तो रूठने दें, किसान रूठते हैं तो रूठने दें, लेकिन देश को सबसे प्रथम मानते हुए किसानों की जहाँ भलाई हो, किसानों को जहाँ लाभ हो, किसानों की जहाँ तरक्की हो, उस प्रकार के नियमों को ध्यान में रखते हुए सरकार को कदम उठाने चाहिए। मैं एक बात की सलाह देना चाहूँगा कि अगर सरकार एमएसपी को पूरे देश में लागू करती है तो जनता यानी पब्लिक पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कि गवर्नमेंट को एमएसपी फर्स्ट और एमएसपी सेकंड 2 नियम लाने होंगे, जहां एमएसपी फर्स्ट मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी सेकंड मीन्स मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस। एमएसपी फर्स्ट से किसान को नुकसान नहीं होगा, यहीं एमएसपी सेकंड से पब्लिक को नुकसान नहीं होगा, यानी महंगाई
अगर बढ़ती है तो गवर्नमेंट के हाथों में पूरी तरह से कंट्रोलिंग आ चुकी है इसकी, यानी फर्स्ट से किसान को नुकसान नहीं है, सेकंड से पब्लिक को नुकसान नहीं है, तो इससे वोट बैंकिंग पर भी कोई किसी प्रकार का प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। अगर सरकार कठोरतापूर्वक इस प्रकार के नियमों को देश में लागू करती है देश हित में, तो यहाँ कालाबाजारी भी नहीं होगी और सरकार के ऊपर किसी भी प्रकार का बोझ भी नहीं पड़ेगा, और व्यापारी जहाँ अनलिमिटेड स्टॉक ऑफ सीजन में फसलों को बेचने के लिए कर लेते हैं, उस प्रकार का स्टॉक भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कंट्रोलिंग जो महंगाई की है वो सरकार के हाथों में आ जाएगी। और मेरे इसी भी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।